हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं, अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। लास्ट चैप्टर फाइनली। और इस चैप्टर को देखा जाए तो एनसीईआरटी की किताब में दो चैप्टर हैं, आरबीएससी में एक ही चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम समटाइम्स एज कंटेम्परेरी फिजिक्स, समकालीन भौतिकी। ऑलराइट, ये है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगें। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, हमने प्रकाश के बारे में पढ़ रखा है। और कम्युनिकेशन सिस्टम जो आप फोन यूज करते हो ना, मोबाइल फोन, और अगर किसी के पास में भी पुराने वाले डब्बे पड़े हुए जिसमें 1 2 3 4, हाँ, बात करो, ठीक है, ऐसा करना पड़ता था राउंड वाला, वो है। तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पीछे टर्मिनोलॉजी क्या है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर को चालू करता हूं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा आरबीएससी मतलब राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन अदर बोर्ड के सिलेबस में है। एक अच्छा टॉपिक है, इसे मैं सिंपल और स्वीट बनाऊंगा, मतलब जितना सिंपल हो सके, जितना आपको दिमाग में रखना है उतना ही हम इसे डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक चीज मैं आपको बताता हूं, बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो आपने पढ़ा है वो सिर्फ चालन धारा है, मतलब जब भी हम विद्युत धारा की बात करते हैं ना, एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, तो वहां पर विद्युत धारा का कभी भी ये मतलब नहीं हुआ कि वो विस्थापन धारा है। ये बात ध्यान रखिएगा। विस्थापन धारा हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके अलावा हम इसे कहीं पर भी नहीं पढ़ेंगे। एवं विस्थापन धारा का सामान्य लाइफ में उपयोग भी नहीं होता, चालन धारा का ही उपयोग होता है। इसलिए हम कभी भी चालन नहीं लगाते आगे, क्योंकि हमारे लिए धारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, विद्युत धारा, और वो विद्युत धारा ही चालन धारा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो सामान्य धारा की बात करते हैं, विद्युत धारा की बात करते हैं बच्चों, वो चालन धारा ही है, वो कंडक्शन करंट ही है। ठीक है, तो चालन धारा बोल दो या विद्युत धारा बोल दो, बात एक ही है। ये जो विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट है वो इसी पर्टिकुलर केस के अंदर आएगा जो हम आज डिस्कस करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि चालन धारा और विस्थापन धारा दोनों का मान या दोनों का परिमाण जो है वो समान होता है। ठीक है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, ये आई कहां से, कॉन्सेप्ट आया कहां से? जब चालन धारा आई रही थी, हमें पता है चालन धारा क्या होती है, तो फिर ये विस्थापन धारा कहां से बन गई? ठीक, वो कारण समझ लेते हैं, बस सिर्फ कारण, इसे मैं लिखाऊंगा नहीं आपको। देखिए समझना ये कि ये लेट सपोज कीजिए आपके पास में संधारित्र की प्लेट है ना, ए और बी संधारित्र की प्लेट, इसमें ऐसा धारा आ रही है कोई आई, डन। तो इस प्लेट ए में आने वाली धारा आई है, इस प्लेट बी से जाने वाली धारा भी कितनी है? आई है। ठीक, लेकिन इनके बीच में ये चालन धारा है, ये जो धारा है वो कौन सी धारा है? चालन धारा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों प्लेट के बीच में किसी प्रकार की चालन धारा नहीं है, चालन धारा जीरो, कोई धारा नहीं। तो भैया यहां से आई, यहां से चली गई, ठीक है, लेकिन यहां पर तो कोई धारा है ही नहीं, तो ये यहां से यहां पर कैसे पहुंच गई? पहली बात तो वो हम आवेशन से समझते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बीच में कोई धारा नहीं है, ये बात ध्यान रखना, किसी प्रकार की कोई चालन धारा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर समझिए, अगर ऐसा है यहां पर कोई चालन धारा नहीं है, और अगर हम एम्पियर का नियम लगाएं जो कि हमारे लिए सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है, अभी तक मतलब जब तक हमने पढ़ा था तब तक हमने बोला एम्पियर का नियम लगाएंगे। एम्पियर कौन सा? 7वें चैप्टर में पढ़ा है आपने एम्पियर का नियम। कौन सा भैया? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, B डॉट dl क्या होता है? म्यू नॉट समेशन आई। होता है नहीं होता बच्चों? होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमें पता है। तो मैं बोलता हूं कि अगर मैं इस चालक प्लेट ए के बाहर या फिर लेफ्ट हैंड साइड में एक नियम लगाऊं, ये या फिर एम्पियर का नियम फॉलो कराऊं, तो मैं बोलता हूं कि एक स्मॉल आर त्रिज्या पर कोई बिंदु P है और इस पर एक बंद लूप मान लो, ये ऐसा बंद लूप बना लिया स्मॉल आर त्रिज्या का, और इस बंद लूप से एक धारा जा रही है I। ठीक है, तो फिर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बिल्कुल सही बात है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I, जब समेशन I का मान कितना है? I। ठीक, I भी समय के अकॉर्डिंग शायद चेंज हो रही है, ये बात ध्यान रखो। तो हमने बोला कि ये कितना आएगा? B dl बराबर कितना? म्यू नॉट I, और इसे ऐसा लिखा जाता है I इंटू टी, ये स्मॉल टी लगा देते हैं, ये समय के साथ में परिवर्तित धारा को बता रहा है,
ये अलग से कोई समय नहीं गुणा कर रहे कि आई कोई मान है उसे समय t बराबर 2 सेकंड से गुणा कर दिया, नहीं गुणा नहीं कर रहे। ये ऐसा है कि t समय पर आई का मान है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। आई है बस ये बता रहे हैं कि t समय पर आई का मान लिखना है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा देखा गया है आपके पास में। यहाँ पे आप डॉट को हटा भी सकते हैं क्योंकि थीटा का मान 0 डिग्री लिखा जाएगा, तो cos 0 का मान नहीं होता। तो ये हमें पता चला कि यहाँ पर तो ये ठीक बात है, यहाँ पर चालन धारा थी, आई का मान था, इसलिए ये लिखा जाएगा, जिसे हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण का कुछ ना कुछ मान है। बी डॉट डी को क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, और इसका कुछ ना कुछ मान है इस लूप के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वही काम यहाँ किया जाता, इस बीच में प्लेट ए और बी के बीच में किया जाता, मतलब संधारित्र की प्लेटों के बीच में किया जाता, तो क्या होता बच्चों? हम बोलते हैं कोई चालन धारा नहीं है, समीशन आई का मान कितना? 0। तो आपने देखा बी डॉट डी एल, समीशन आई का मान 0, तो फिर पूरा मान कितना? 0। भैया यहां पर बी डॉट डी एल का मान ये, फिर यहां पर बी डॉट डी एल का मान ये, यहां पर वापस से जाओगे तो बी डॉट डी एल का मान ही आ जाएगा। ऐसा कैसा चल रहा है भैया? आप ऐसा तब क्यों कर रहे हो? ये तो चेंज ही नहीं होना चाहिए था, किसी हिसाब से नहीं होना चाहिए था भाई। सम्यता का आधार पर चलोगे ना, जितनी धारा यहाँ आ रही है उतनी धारा यहाँ जा रही है, मतलब इसके बीच में तो कुछ ना कुछ अस्तित्व तो होना चाहिए। आप बोल रहे हो कि यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वापस से उत्पन्न हो गया अपने आप, ठीक है। ये कहाँ से लेकर के आ गए? ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, और इतना ही होना चाहिए किसी तरीके से, ठीक है, इतना ही होना चाहिए किसी तरीके से। अगर ये अलग अलग मान है तो इसका मतलब धारा भी अलग अलग है, इसका मतलब ऊर्जा लॉस भी अलग अलग है, ठीक। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप सम्यता के आधार पर चलो, ठीक। तो ये दिक्कत है एम्पियर के नियम में। एम्पियर का नियम सिर्फ चालन धारा के लिए अप्लाई किया गया था, और उस चालन धारा के कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण का मान कितना निकल गया? 0 निकल गया भैया। ये एम्पियर के नियम की त्रुटि है, विसंगति है, विरोधाभास है, ठीक है। अब इस गलती को पकड़ने वाले वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल ने समझा कि भैया कहीं ना कहीं तो एम्पियर ने दिक्कत कर दी है, कुछ ना कुछ तो वो भूल गया है, और उसकी इक्वेशन जो है वो हर जगह लागू नहीं कर सकते आप, ये गलत है ये। तो उसने फिर सुधार करने की कोशिश करी, डायरेक्ट गलत। अब देखो वैज्ञानिक जो अच्छे होते हैं ना, वो कभी ये नहीं बोलते कि तू गलत है भैया। जो अच्छे होते हैं वो बोलते हैं कि तूने काम तो किया है लेकिन तेरे में सुधार की आवश्यकता है, और यही होना चाहिए लाइफ के अंदर कि हाँ तैने काम किया भैया, बहुत बढ़िया किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर यही काम आता है। मैक्सवेल ने वही किया। एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक जिन्होंने बोला, एक भौतिकविद, उन्होंने बोला कि भैया ये काम बिल्कुल सही है, चालन धारा के लिए तू मतलब 100% डन है, कोई छेड़ नहीं सकता तेरे को, लेकिन यहाँ पर शायद थोड़ी बहुत इसमें सुधार की आवश्यकता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच में ये काम नहीं करेगा, इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेंज किया? तो उन्होंने बोला कि भैया इसके बीच में, प्लेटों के बीच में चालन धारा का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन दुनिया में क्या सिर्फ एक ही चालन धारा ही है क्या? तो उन्होंने एक नई धारा को बताया, वो है विस्थापन धारा। ये विस्थापन धारा जो है वो क्यों हुई भाई? यहाँ पे तो हमें पता है कि आवेश जो है वो गुजर रहे थे, आवेशों की गति के कारण, मतलब आवेशों के प्रवाह के कारण चालन धारा बह रही थी। तो फिर ये धारा जिसे आप विस्थापन धारा बोल रहे हो, इसका क्या अस्तित्व है? यहाँ पर तो कोई आवेश नहीं गुजर रहा, कोई आवेश नहीं गुजर रहा, ठीक है। तो हमने बोला कि भैया इस प्लेट से इस प्लेट तक आवेश का स्थानांतर नहीं हो रहा, ठीक बात है, बात समझ भी, ठीक। लेकिन जब ये धारा इस पे जा रही थी और ये परिवर्तित धारा है, तो हम बोल रहे हैं कि ये प्लेट आवेशित हुई, ये प्लेट आवेशित हुई, और जैसे जैसे एक प्लेट आवेशित होती जाती है वैसे वैसे दूसरी प्लेट भी क्या होती जाती है? आवेशित होती जाती है। ये प्लस की है तो ये माइनस की बनती जाती है। अपन ने पढ़ रखा है आवेशन का तीसरा प्रकार है बच्चों, पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है ना? किसके कारण? घर्षण के कारण, है ना, फिर चालन के कारण, फिर प्रेरण के कारण। तो ये प्रेरण के कारण ये भी आवेशित होती जाती थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि धारा का मान चेंज हो रहा है, मतलब इस पे आने वाला जो आवेश है वो समय के साथ में क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। तो मतलब इसके आवेश में लगातार क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। आवेश में चेंज आ रहा है तो इस प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र किसके बीच में? संधारित्र की प्लेटों के बीच में। इस तरफ प्लस का चार्ज, इस तरफ माइनस का चार्ज, तो फिर ये विद्युत क्षेत्र ऐसा
ये विद्युत क्षेत्र लगातार क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। विद्युत चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब है विद्युत फ्लक्स भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। और इस विद्युत फ्लक्स के मान में लगातार चेंज आने से, या इस विद्युत क्षेत्र के मान में लगातार क्या चेंज आने से जो धारा बह रही है वो है विस्थापन धारा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, संधायक की प्लेटों के बीच में जब धारा की बात की जाती है तो वो विस्थापन धारा है। वो क्यों बहती है, उसका आंसर है बच्चों क्या, कि संधायक की प्लेटों के बीच में परिवर्ती आवेश के कारण, ठीक है, परिवर्ती आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स के मान में भी क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है। और इन दोनों के मान में परिवर्तन होने के कारण जो धारा बहती है वह कौन सी धारा है, विस्थापन धारा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये लिखने की आवश्यकता है भी नहीं, ये इवन कभी पूछता भी नहीं है कि ये क्या क्या बीच में चला, डायरेक्ट विस्थापन धारा के बारे में पूछता है, वो विस्थापन धारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हटा दीजिए, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो मैं आपको करवा देता हूं। टॉपिक विस्थापन धारा, इंग्लिश में बोलेंगे इसे बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट। परिभाषित कैसे करेंगे, किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स के मान में समय के साथ परिवर्तन के कारण प्रवाहित होने वाली धारा ही विस्थापन धारा कहलाती है। मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत फ्लक्स के मान में अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसी के कारण जो प्रवाहित हो रही है धारा, उस धारा को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा बोलते हैं। देखिए इस चीज से और भी एक चीज को हम बेसिक चीज को समझेंगे जो हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि संधारित्र क्या करता है, एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ठीक है, चलिए तो वो भी हम इससे समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। फिर इस विस्थापन धारा का फॉर्मूला कितना समझिएगा बच्चों। ये विस्थापन धारा आईडी लिखी जाती है और इसे इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड बाय dt। चूंकि ये फ्लक्स जो है, देखो दो तरीके के फ्लक्स होते हैं, एक चुंबकीय फ्लक्स और एक विद्युत फ्लक्स। तो ये फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स है या विद्युत फ्लक्स है, ये अंतर प्रदर्शित करने के लिए इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, ई लगा दिया कि भैया विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन देख रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये विस्थापन धारा। और जब आप इससे विमा निकालते हो ना, इसकी विमा धारा की विमा के बराबर ही आती है, तो फिर सही है ये काम। ये विस्थापन धारा है। फिर ये ऐसे ही आता है, इसको भी हम सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये इतना डन है बच्चों। चलिए अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि विस्थापन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि विस्थापन धारा और चालन धारा का परिमाण क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों धाराएं एक साथ नहीं हो सकती कभी। यदि किसी स्थान पर चालन धारा प्रवाहित हो रही है तो फिर विस्थापन धारा जीरो होगी, और अगर विस्थापन धारा बह रही है तो चालन धारा जीरो होगी। ठीक है,
एक जीरो है तो दूसरे का अस्तित्व है, दूसरी जीरो है तो पहले का अस्तित्व है। ये बात है, दोनों एक साथ नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि समझना आप इस चीज को, ये 5 एम्पीयर इसमें आ रही है, ठीक, और इधर से 5 एम्पीयर जा रही है, ठीक, तो इसका मतलब है बीच में भी कितनी होनी चाहिए? 5 एम्पीयर ही होनी चाहिए। हाँ, बस ये है कि ये वाली 5 एम्पीयर चालन धारा के कारण थी, ये वाली 5 एम्पीयर विस्थापन धारा के कारण थी, ये वाली वापस से किसके कारण हो गई? चालन के कारण हो गई। ठीक है, यहाँ पर दोनों का एक साथ अस्तित्व नहीं होगा। लेट्स सपोज करो 5 एम्पीयर चालन के कारण थी और 5 एम्पीयर विस्थापन के कारण भी बह गई, तो यहाँ पे टोटल कितनी हो गई? 10 एम्पीयर। यहाँ पे तो किरचॉफ का नियम वॉइड हो गया। किरचॉफ का नियम क्या बोलता है? किसी पॉइंट पे आने वाली धारा उस पॉइंट से जाने वाली धारा के बराबर होनी चाहिए। तो अगर 5 आ रही है तो 5 ही से जानी चाहिए, और इसमें अगर 5 आ रही है तो इससे 5 ही जानी चाहिए। ठीक है, और किरचॉफ का नियम तो परम सत्य है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, और आवेश संरक्षण के सिद्धांत का कोई अभी तक अपवाद नहीं है भैया, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि जहां पर चालन धारा है यहां पर विस्थापन धारा 0 है। ठीक है, और यहां अगर विस्थापन धारा है तो इस केस में चालन धारा 0 है, यहां पर वापस से चालन धारा है तो फिर विस्थापन धारा 0 है। लेकिन दोनों का परिमाण, चालन धारा का और विस्थापन धारा दोनों का परिमाण क्या? समान होता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं चीज लिख देता हूं कि जहां चालन धारा का अस्तित्व होता है वहां विस्थापन धारा कितनी होती है? 0 होती है। एवं जहां विस्थापन धारा का अस्तित्व होता है वहां चालन धारा 0 होती है। ठीक है, ये दोनों धाराएं परिमाण में समान होती है। और ये कई बार सिद्ध करने के लिए भी बोल देता है कि सिद्ध कीजिए कि चालन धारा का परिमाण विस्थापन धारा के तुल्य होता है। ठीक है, ये कई बार क्या होता है, पूछ लेता है, अगले के मन में आ जाती है तो पूछ लेता है। चलो अपन इस चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने बोला अगला पॉइंट, चालन एवं विस्थापन धारा में सातत्य, मतलब दोनों में कंटिन्यूटी है, और इसको हम प्रूव करें दोनों बराबर होंगी। देखिए आप सभी को पता है चालन धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर होती है dq/dt। आईसी का फॉर्मूला यही तो आप लिखते हो, है ना? कोई भी धारा लिखते हो तो धारा बराबर क्या लिखते हैं? dq/dt लिखते नहीं लिखते? कैपिटल की लिख दो या स्मॉल की लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यही तो करते हो आप। ठीक, और ये वाली धारा कौन सी होती है? तो हम बोलते हैं ये चालन धारा है, क्योंकि हम अभी तक जितनी भी धारा पढ़ रहे हैं वो चालन धारा थी। चालन धारा को आईसी लिखेंगे, सी का मतलब कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन करंट हो गई। अब ये देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो हमने बोला, देखिए संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। और सिग्मा को हम क्या लिखते हैं? Q डिवाइडेड बाय A लिखते हैं, नहीं लिखते, है ना? और यहां पर क्या? एप्सिलॉन नॉट ऐसा कैसा, जहां Q प्लेट का आवेश
तथा ए प्लेट का क्षेत्रफल है, ठीक है। अतः किसी पृष्ठ S से पारित फ्लक्स फाई, तो फाई बराबर क्या होता है बच्चों, फाई इक्वल टू क्या होता है, E इंटू, और क्षेत्रफल इतना ही था तो इसी क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स देखेंगे, तुमने लिखा E डॉट A और यहाँ पर क्या लिखूं, cos थीटा। E डॉट A के ऊपर सदिश लगा था, डॉट को हटाओ तो E cos थीटा लिखते हैं। थीटा का मान कितना भी 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे, समझना इस चीज को, ये संधारित्र, ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा तो निश्चित है। यहां पर अगर मैं कोई क्षेत्रफल मानता हूं A, तो इस A की दिशा भी कहां की ओर है, इसी दिशा की ओर है। तो आप देखोगे कि A की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों की क्या है, समान है, इसलिए थीटा का मान कितना, 0 डिग्री, cos 0 का मान कितना, 1, ठीक। तो इसलिए cos थीटा किताबों में लिखा जाता भी नहीं, ये सामान्य बात हो जाती है कि अगले को पता होगा, ठीक है। E का मान कितना, आंसर है Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, और A से गुणा हो गया, है ना। और ये विद्युत फ्लक्स है, A से A क्या हो गया, कैंसिल, ये Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप गाउस के नियम से भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे तो प्रूव कर रहे हैं। चलिए, अब विस्थापन धारा जो है वो किसके परिवर्तन के कारण बहती है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण बहती है, ठीक। तो हमने लिखा उपरोक्त समीकरण का समय के साथ अवकलन करने पर, या फिर यदि संधारित्र का आवेशन अथवा निरावेशन हो रहा है, तब फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी। तो दोनों तरफ ये करोगे, डी डिवाइडेड बाय डी टी करो, एक बार फाई का किया तो फाई का मान भी रखो कितना, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो ये कितना हो गया, डी फाई E डिवाइडेड बाय डी टी, ऐसा का ऐसा, एप्सिलॉन नॉट नियत मान है, बाहर निकालो, ये क्या, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी आ गया, ठीक। डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी चालन धारा होती है, आवेश प्रवाह की धारा, और ये एप्सिलॉन नॉट यहां से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, बराबर क्या, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। ये कौन सी धारा है, कौन सी, विस्थापन धारा है। ये कौन सी धारा है, चालन धारा है। आई नहीं आई, आ रही है नहीं आ रही है, ठीक। तो मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के सातत्य में चलती है, ये बात ध्यान रखिए। दोनों का परिमाण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। अब मैं जो आपको बोल रहा था बच्चों, मैंने आपको बोला था कि संधारित्र क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास करता है। क्लियर है ये बात। चलिए अब इस चीज को समझना कि संधारित्र के केस में अगर यहां पर 5 एम्पियर की नियत मान की धारा आ रही है, डीसी करंट आ रही है, ठीक है। तो डीसी करंट यहां पे आएगी तो सही, लेकिन ये संधारित्र में जब आप निश्चित आवेश आ रहे हैं तो ये निश्चित आवेश से क्या हो जाएगा, आवेशित तो हो जाएगी। फिर क्या इसके आवेशों के मान में परिवर्तन होगा समय के साथ, नहीं होगा। आवेश के मान में अगर परिवर्तन नहीं हुआ समय के साथ में बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, बहने वाली धारा का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर विस्थापन धारा का मान जैसे 0 हुआ, चलन धारा का मान भी क्या कर देता है, 0 कर देता है।
वापस से इस चीज को समझिए बच्चों, ये डीसी को ब्लॉक क्यों कर रहा है? क्योंकि डीसी के अंदर एक नियतमान की धारा आती है, नियतमान की धारा आती है, इसका मतलब है निश्चित समय में निश्चित आवेश, ठीक है। और कुल मिलाकर के 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो हर बार 5 इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, इनके मान में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो प्लेट है, ये जब एक बार चार्ज हो जाती है बच्चों, तो अंदर विद्युत क्षेत्र का मान चेंज होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर देखो भैया, ये जो फ्लक्स चेंज होगा वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? विद्युत क्षेत्र के ऊपर, ठीक है। और जब हम इस ई को सोल्व करते हैं तो फाइनली फ्लक्स निर्भर कर जाता है किसके ऊपर? आवेश के ऊपर। आवेश के मान में लगातार क्या होना चाहिए था? चेंज आना चाहिए था। आवेश के मान में चेंज आया ही नहीं। ये dq डिवाइडेड बाई dt लास्ट में जाकर के क्या हो जाता है? हम बोलते हैं कि नियत आवेश आने लग जाता है। q का मान क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। q का मान अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर करते ही जीरो, अवकलन करते ही क्या? जीरो। कांस्टेंट का अवकलन करोगे तो जीरो आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखो कि भैया डीसी को ब्लॉक क्यों करता है? क्योंकि जब डीसी आती है ना, तो अंदर का विद्युत क्षेत्र परिवर्तित नहीं होता, अंदर का विद्युत क्षेत्र परिवर्तित नहीं होता, अंदर का विद्युत फ्लक्स भी परिवर्तित नहीं होता। और अगर इन दोनों के मान में परिवर्तन नहीं आएगा तो फिर विस्थापन धारा का मान शून्य हो जाएगा। इसी कारण ये ऑफ स्विच बना देता है। डीसी के लिए क्या बना देता है? ऑफ स्विच। ऑफ स्विच में धारा बहती है क्या भैया? नहीं बहती, वहीं पड़ी रहेगी भैया, बैटरी के पास में रख लो उसको, तो ठीक है। और एसी आएगी तो क्या होगा? एसी में ये 5 एम्पीयर घटती बढ़ती रहेगी, अधिकतम मान 5 एम्पीयर होगा एसी का, है ना। तो ये क्या होगा? धारा कभी बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। तो यहाँ पर ये प्लेट का जो आवेश वो लगातार चेंज हुआ, ये चेंज हुआ तो विद्युत क्षेत्र चेंज हुआ, विद्युत क्षेत्र चेंज हुआ तो विद्युत फ्लक्स भी चेंज हुआ। और अगर ये दोनों चीजें चेंज हो रही तो भैया धारा भी बहेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यही कारण है कि एक संधारित्र जो है वो पास कर देता है किसको? एसी को, क्योंकि एसी के कारण अंदर का विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है, जबकि डीसी के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं आता, इस कारण वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये इस चीज को एक बार के लिए उतार लो बच्चों, जल्दी से उतारो इसे, और मैं वीडियो देख लेता हूं, ठीक है। डन हुआ? चलिए, अब हम इसके बाद में देखते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, किसके कारण? विस्थापन धारा के कारण। देखिए, टॉपिक है विस्थापन धारा के कारण संधारित्र की प्लेटों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड between the plates of capacitor due to displacement current। सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, ज़्यादा टिपिकल है नहीं। देखिए, जब हम बात करते हैं एम्पियर के नियम की, तो ये बात ध्यान में रखना, संधारित्र की प्लेटों के बीच में सिर्फ और सिर्फ कौन सी धारा बहती है बच्चों? विस्थापन धारा बहती है। तो हमने लिखा एम्पियर के नियम से
एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? बी डॉट डी एल बराबर क्या? म्यू नॉट समीशन आई। और यहाँ पर समीशन आई का मान कितना होगा? विस्थापन धारा के बराबर होगा। ये बात ध्यान में रखना। हमने लिखा संधारित्र हेतु या संधारित्र के प्लेटों के मध्य समीशन आई का मान किसके बराबर होना चाहिए? विस्थापन धारा के बराबर होना चाहिए। ये कौन सी धारा है? विस्थापन धारा। ठीक है, चलिए फिर ये क्या होगा? तुमने लिखा बी डी एल कॉस थीटा बराबर कितना? म्यू नॉट और यहां पर लिख दिया आई डी। अब ये यहां पर अगर मैं एक डायग्राम बना, ये संधारित्र, ठीक, और संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर हम ऐसा माने, ये थोड़ी इमेजिनरी चीज रहेगी कि जब हम डीएल की और बी की डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ पर जब आप एक छोटा सा पार्ट काटेंगे इस लूप के ऊपर, तो आपको पता चलेगा बी और डीएल दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, परपेंडिकुलर इनसाइड होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र उसके क्या है? लंबवत हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा हम मान करके चल लेते हैं एक बार के लिए। तो हमें ये पता चलता है कि थीटा की वैल्यू, कुल मिलाकर के ये बात ध्यान रखो कि बी और डीएल के बीच में जब हम एंगल देखते हैं तो वो एंगल हमें कैसा दिखाई देता है? 0 डिग्री का दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा अपने लूप लिया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डीएल काटा, तो डीएल की दिशा ऐसी, और ऐसे ही मैं क्या ले रहा हूँ? चुंबकीय क्षेत्र ले रहा हूँ। उसी डायरेक्शन में हमने क्या लिया? चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। ऐसा आप मान लीजिए, क्रॉस मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, है ना? इसका क्रॉस सेक्शन देखा तो हमने चुंबकीय क्षेत्र को कैसा माना? क्रॉस माना। ठीक, डीएल को कैसा देखा? अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर? अंदर की ओर। दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। तो फिर ये वाला जो थीटा है वो 0 डिग्री हो गया। ठीक, तो हमने लिख लेना है ये बी और डीएल, सिर्फ और सिर्फ इतना, बराबर कितना? म्यू नॉट। और उस आईडी का मान कितना? आंसर है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाय dt। dl का मान कितना? एम्पियर लूप की लंबाई। लेट सपोज करो जो आपने एम्पियर लूप लिया उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक, तो फिर dl का मान कितना हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, जब आप उसका समाकलन करोगे, तुमने लिखा b समाकलन dl बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d डिवाइडेड बाय dt। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है? आप सभी को पता है, E इंटू ए होता है। अब ये थोड़ा सा समझने लायक बात है बच्चों। विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच का, A इस प्लेट का क्षेत्रफल है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, A क्या है? प्लेट का क्षेत्रफल है, इस वाली प्लेट का। अब ये प्लेट आयताकार भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। ठीक, चल, तो यहां पर हो जाएगा B और ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r। ठीक है, जहां स्मॉल r क्या है? उस एम्पियर लूप है, उसकी त्रिज्या है, ये बात ध्यान रखें। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ए को मैं नियत मान लेता हूं क्योंकि प्लेटों का क्षेत्रफल हम चेंज नहीं कर सकते, तो ए बाहर आ गया और ये हो गया डी ई डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? dt। चलिए, तो b का मान कितना आया? फाइनली आया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय 2 पाई r de डिवाइडेड बाय dt। आपको ये पता चल जाना चाहिए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या भाई? ये पता लगा रहा है कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र समय के साथ में क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये एक बहुत बड़ा रिलेशन था, इसने मतलब हिला दिया था सारी चीजों को। हमने क्या प्रूव किया? हमने बोला कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यह हमने पढ़ा है। ठीक है, यहां पर ये और सिद्ध कर दिया गया कि विद्युत क्षेत्र के कारण भी क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन दोनों में भी रिलेशन हो गया।
ठीक है, तो ये एक नई कड़ी थी जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन दोनों को हमने बोला कि अगर एक का अस्तित्व है तो दूसरे का भी अस्तित्व होगा, ठीक है, दोनों का अस्तित्व हो सकता है भैया। ये सब डिपेंड करता है कि राशि चेंज हो रही है या नहीं हो रही। अगर विद्युत क्षेत्र में चेंज आ रहा है तो फिर वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, अस्तित्व होगा भैया, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखने लायक थी कि मैक्सवेल एक बहुत बड़ा काम करके गया है। उसने सम्मितता को प्रदर्शित किया। किसके बीच की सम्मितता, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के बीच की सम्मितता, और आगे की ओर लेकर के गया। पूरी तरीके से ये सम्मित नहीं है, ये बात ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बहुत हद तक सम्मत है, लेकिन पूरी तरीके से सम्मित नहीं है। देखिए आप अगर जब बल रेखाएं पढ़ते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, ये लगभग एक जैसी है, लगभग एक जैसी, लेकिन एक दिक्कत है, विद्युत क्षेत्र जो है वो एकांक आवेश से बन सकता है, मतलब एक प्लस का आवेश भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, एक माइनस का आवेश भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। मोनोपोल होते हैं इसमें, एकल ध्रुव संभव है विद्युत क्षेत्र में। जबकि चुंबकीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे डाइपोल होते हैं, है ना। चुंबक जो होती है उसमें एन ध्रुव भी होता है और एस ध्रुव भी होता है, ठीक है। यही कारण है कि इसकी बल रेखाएं क्या होती हैं, बंद वक्र बनाती है, इसकी बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है। ये एक अंतर है, ठीक है। चलिए, और लगभग सारी चीजें सेम है। तो एक चीज अगर हम और जोड़ दें किसी ना किसी तरीके से, आगे जाकर के, खैर साइंस इस क्षेत्र में कार्य कर रही है कि इन्हें सम्मितता पूरा सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि नेचर सम्मितता के आधार पर, सिमेट्री के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है हमारा नेचर, ठीक है। तो इसमें हमें, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में हमें थोड़ा और काम करना बाकी है, जहां हम ये पता लगा पाए कि चुंबकीय क्षेत्र में भी शायद किसी तरीके से कोई मोनोपोल होगा जिसे अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन इसके अंदर भी मोनोपोल की बेसिक कॉन्सेप्ट को और समझ लिया गया ना, उस दिन हम बोल देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से पूरी तरीके से सम्मिलित है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी और काम होना बाकी है। ये क्षेत्र अभी भी अनडेवलप्ड आप कह सकते हैं, इसमें डेवलपमेंट बहुत बाकी है। जो काम करेंगे, भी वैज्ञानिक है तो काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको पता चला यहाँ पर एकल ध्रुव का अस्तित्व था, यहाँ पर एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं था। यहाँ पे डाइपोल होते हैं, द्विध्रुव होते हैं। बस एक दिक्कत ये आ रही है, जिस दिन ये दिक्कत दूर हो गई ना, उस दिन हम बोलेंगे कि ये पूर्णतः क्या हो जाएंगे, सम्मित हो जाएंगे। चलिए, अब थोड़ा सा समझते हैं। ये एक इसका क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल है। यदि संधारित्र की प्लेट वृत्ताकार हो, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर हो, तो क्या होगा बच्चों, ये क्षेत्रफल ए का मान भी मिल जाएगा, क्या, पाई आर स्क्वायर। अरे एक प्लेट वृत्ताकार है, ठीक है, तो वृत्ताकार पट का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो हमने इसको लिखना है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर मत कर देना देवता, डिवाइडेड बाय 2 पाई आर डी डिवाइडेड बाय डी टी। पाई से पाई कैंसिल। देखो बच्चे क्या करते हैं, एक आर से एक आर और कैंसिल मार देते, नहीं भैया ऐसा काय को कर रहे हो। ये स्मॉल आर क्या है, एम्पीयर लूप की त्रिज्या, कैपिटल आर क्या है, उस प्लेट की त्रिज्या है, संधारित्र की प्लेट की त्रिज्या है। तो बी का फाइनल फॉर्मेट बना म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r डी डिवाइडेड बाय डी टी। और ये सब मैक्सवेल की बदौलत हुआ, ठीक है। आगे हम मैक्सवेल के और इक्वेशंस को समझेंगे। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। तो ये था बच्चों विस्थापन धारा, इसी पर्टिकुलर चीज से घुमा फिरा करके वो कैसे ना कैसे सवाल पूछ लेता है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।